देखिए, इसी पर मैं रामेश्वर जी आपसे सवाल दे रहा हूं। तो फिर ट्रंप पुतिन के साथ जिस तरह से यहां पर बातें कर रहे हैं, 2025 में 9 बार दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली, और खासकर फ्लोरिडा में जब जेलेंस्की से मिले तो उससे पहले और उसके बाद तक बात की। क्या आपको लगता है कि ट्रंप यूक्रेन की इस वॉर को, जैसा कि मंतोष जी ने कहा, वो एक आइसोलेटेड व्यू लेकर दुनिया से उसको रुकवाने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, या पीछे से वो भी अब फंस से गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें? रूस कैसे देखता है इस वॉर के मद्देनजर इस एक्शन को? नहीं, देखिए, कोशिश तो ट्रंप काफी कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? जेलेंस्की कितना मानते हैं, रूस कितना मानता है, और वो सारी कोशिशें करके अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे ट्रंप भी थक रहे हैं। जो भी उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप देखें तो अब उन्होंने सारी जो न्यूज, सारा जो फोकस है वो उन्होंने कर दिया है वेनेजुएला के ऊपर। अब ये कुछ दिन बाद फिर से चालू होगा एक्शन रूस और यूक्रेन का, तो वो देखना पड़ेगा, एक आध हफ्ते रुकना पड़ेगा, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्या और बातें होती हैं। लेकिन ट्रंप तो ये चाहते ही थे कि रूस और यूक्रेन में संधि हो जाए, जो कि वो नहीं कर पाए, किसी भी कारण, जो भी कारण रहे हो। लेकिन अब उसको एक पूर्ण विराम उस पर लग गया है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जो 8-8 देशों की, राजीव नयन जी, 8-8 देशों की लड़ाई रुकवाने का श्रेय ले रहा हो, जो कह रहा हो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, और वही राष्ट्रपति सरेआम एक राष्ट्रपति, दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठवा ले रहा है। देखिए, ट्रंप की अपनी एक अदा है, और उस अदा में देखिए, जैसे अब बात की गई कि नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी वो नहीं अपनाया गया, ऐसा उन्होंने एक संदेश दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाए नहीं थे। देखिए, उन्होंने ईरान में किया, लेकिन क्या नया फीचर है ट्रंप 2 का? वो देखिए, लंबे समय तक जैसा कि वो इराक में या अफगानिस्तान में रहे थे अमेरिकन ट्रूप्स को रखने को, वैसा वो करने नहीं जा रहे हैं। उनका बड़ा ही, जिसका कहते हैं ट्रांजेक्शनल होता है, फास्ट मूविंग, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, वो फास्ट कैलकुलेट अपने इंटरेस्ट को करते हैं, और एक लंबा जो पहले की उनकी जो नीति थी वो अपना नहीं रहे, उसको रिव्यू किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इसके पीछे सोच नहीं है, इसके पीछे उनकी एक सोच है, और एक देखिए, एक नए सोच से वो अपनी पॉलिसी कर रहे हैं, और उस पर भले ही पूरी दुनिया को पागल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं। कह दिया उन्होंने कि मेरी अमेरिका की ऑल कंपनीज जाएंगी वहां पर और वहां पर इन्वेस्ट करेंगी, वो साफ कर दिया उन्होंने। हाँ, उसमें इफ एंड बट नहीं है। देखिए, वो पूरी की पूरी फैन बट नहीं है। वहां भी देखिए, वो नहीं चाह रहे हैं कि ज्यादा समय तक रहे। कैरेबियन में ट्रूप्स रख रखे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वहां पर जल्दी से डील करके, और जो इमीडिएट जो उनका प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर ठीक है, अपना आग में जलता रहे वेनेजुएला, कोई भी रहे, वो अपना उस देश की समस्या है। हमारी इमीडिएट वो बहुत ही ज्यादा अपने इमीडिएट इंटरेस्ट को वो सॉल्व करना चाहते हैं, और उसको अपना। लेकिन इसका असर दुनिया पर क्या होगा? बुरी असर। इसका असर लैटिन अमेरिकी कंट्रीज पर क्या होगा? इसका असर क्या होगा उन देशों को जो अमेरिका से थोड़ी अदावत रखते हैं, वो क्या करेंगे आगे? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक खबर आ रही है मादुरो से जुड़ी हुई। गिरफ्तारी के बाद मादुरो के साथ जबरदस्ती की खबर है। न्यूयॉर्क के डीए ऑफिस पहुंचने पर करा रहे थे मादुरो। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय में लंगड़ाते दिखे मादुरो। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे उनकी चाल में एक लचक है। बेयरकैट वाहन में कड़ी सुरक्षा के बीच उनको लाया गया। भारी हथियारों से लैस एजेंट्स ने उन्हें घेर कर पहुंचाया, और वेनेजुएला की कार्रवाई का कमला हैरिस ने विरोध किया, जैसा कि मैंने अभी बात में सवाल लिया था इसका। राष्ट्रपति ट्रंप सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, यह कहा कमला हैरिस ने। यह मामला ड्रग्स और लोकतंत्र का है ही नहीं, अमेरिका के लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहते, यह कहना है कमला हैरिस का। तो वो कह रही हैं कि जो भी बहाना बना रहे हैं ट्रंप, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए आपको बिग बॉल पर बताते हैं क्यों अवैध है ये गिरफ्तारी। समझिए इसको। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ने के लिए इजाजत जरूरी है। यूएन की कोई मंजूरी नहीं थी इसके पीछे, और सुरक्षा परिषद को भी नहीं बताया गया था, जो कि बताना होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूदा राष्ट्रपति को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। कोई प्रत्यार्पण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, और कोई वारंट तक नहीं था किसी इंटरनेशनल कोर्ट का, किसी यूएनएससी की, किसी कमेटी का, कुछ नहीं था। मादुरो की अरेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय अपहरण की श्रेणी में आता है, और इसीलिए ट्रंप के इस एक्शन पर सवाल उठ रहा है। इसीलिए प्रसून जी मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया में इसका रिएक्शन अभी तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा बड़ा कंट्री नहीं है जिसने इसका सपोर्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप के इस एक्शन के बाद आग में और घी गया है? थोड़ा सा जो डिस्ट्रस्ट तो बढ़ेगा यूएस के प्रति, जो भी
स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, और ख़ासकर लोग और कॉशियस हो जाएंगे। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट, जैसे एक सज्जन ने बोला कि उनकी वर्ड्स कुछ और होते हैं और एक्शंस कुछ और होता है, तो और बड़ा इम्पल्सिव होता है, और जो उनके आसपास के भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको कंसल्ट या इन्फॉर्म नहीं करते हैं। तो एक डिस्ट्रेस का माहौल बनेगा ओवरऑल ग्लोबल इकोसिस्टम में। और अभी भी लोग कॉशियस रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प कोशिश तो करते हैं या एक्शंस तो लेते हैं, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं या कर, जैसे इन्होंने कहा कि ऑयल रिलेटेड वेनेजुएला का जो ऑयल है वो यूएस कंपनीज ऑपरेट करेंगी। क्या यूएस एमएनसीज उन पे ट्रस्ट करेंगी? क्या वो उनके कहने पे अपना ऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इतनी जल्दी मोबिलाइज करेंगी? वो भी देखने का रहेगा। वो भी कॉशियस अप्रोच अपनाएंगी, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कितना स्टेबल है। और वेनेजुएला में काफ़ी सालों से जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो वो जब आप कॉर्पोरेट उसमें जाएंगे तो वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना, चलिए यही सवाल अब मंतोष जी के पास लेके जाता हूं। मंतोष जी, अमेरिका में क्या इस बात को लेकर मैथ की गई होगी कि ऑलरेडी देखो दुनिया एक वॉर में फंसी हुई है, ईरान पे कभी भी फिर से वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है, गाजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार अमेरिका और इजराइल निशाने पर हैं। क्या इसका कोई कैलकुलेशन किया गया होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये एक्शन उनके तमाम दुश्मनों को फिर एकजुट करेगा और एक उनको और रीजन देगा अमेरिका के खिलाफ लाइनअप होने का, और स्पेशली लैटिन अमेरिकी देश जो एक्शन है? दिसंबर में ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकली है, और उसी का एक हिस्सा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस विल टेक द लीड रोल और लीडरशिप मिलिटरीली, पॉलिटिकली एंड एवरीथिंग। तो ये स्ट्रेटजिकल है, ये बाय विम्स एक्शन नहीं है, वेरी वेल प्लान एक्शन है। एंड हो सकता है कि खाली एक देश में नहीं हो, क्योंकि अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की लीडरशिप की बात कर रहा है यूएस। तो इट इज वेरी वेल प्लान, कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इवन इन्वेस्टमेंट की बात तो आप ये कह रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब कुछ और लैटिन अमेरिकी देश हैं जिनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है यूएस एक्शन का, और हो सकता है वो साइलेंटली सरेंडर कर दे बजाय कि मादुरो जैसा स्टैंड ले। ओके तो बहुत लोग इनकी बात मानेंगे एंड दे विल गो द वे द यूएस विल wants to play the game. But एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, US will take the interest of the local country also. जैसे अपने commercial benefit में it shares the goods, shares the benefits. ऐसा नहीं है कि सब टान के ले गए जहाज में वहां से पूरा सोना उठा के। ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे विद्रोह शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी वहां पे खड़ा हो गया।